हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं एक कहानी, शांत मन सफलता का रहस्य। एक ज़ेन भिक्षु की कहानी। क्या हो अगर आपको सबसे खतरनाक योद्धा के सामने खड़ा कर दिया जाए, लेकिन आपके पास कोई हथियार न हो? क्या आप डर से कांपेंगे या फिर शांति से जीतने का कोई तरीका खोजेंगे? ये कहानी है एक ज़ेन भिक्षु की, जिसकी शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, इतनी कि उसने एक भयंकर योद्धा को घुटनों पर झुका दिया। पर यह कैसे हुआ? चलिए इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत से जानते हैं। पुराने समय की बात है। जापान के एक प्रसिद्ध ज़ेन मठ में एक युवा भिक्षु हिरोशी रहता था। वह बहुत मेहनती था, ध्यान करता, ग्रंथों का अध्ययन करता और गुरुओं की सेवा करता। लेकिन एक समस्या थी, उसका मन हमेशा अशांत रहता। वह हर समय सोचता रहता, मैं कब बड़ा गुरु बनूंगा, लोग मेरा सम्मान कब करेंगे, मैं कब महान बनूंगा। ये बेचैनी उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसने जितना ध्यान किया उतना ही उसका मन उलझता गया। एक दिन उसने अपने गुरु मास्टर तोशिरो से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी अंदर शांति नहीं पाता। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। कृपया मुझे बताएं, शांति कैसे प्राप्त करूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। हिरोशी तैयार हो गया। अगले दिन गुरु और शिष्य एक पहाड़ी की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे एक उफनती नदी के किनारे पहुंचे। पानी बहुत तेजी से बह रहा था। गुरु तोशिरो वहां रुके और बोले, हिरोशी, इस पानी को ध्यान से देखो। हिरोशी ने देखा, पानी तेज था, लहरें उग्र थीं और धारा में पड़े पत्थरों से टकराकर शोर कर रही थीं। गुरु बोले, ये तुम्हारे मन की तरह है, हर समय बेचैन, हर समय किसी चीज से टकराने वाला। हिरोशी ने सिर हिलाया, उसे बात समझ आ रही थी। गुरु ने फिर कहा, अब मेरे साथ ऊपर चलो। वे और ऊपर चढ़ने लगे। कुछ देर बाद वे नदी के स्रोत तक पहुंचे। वहां एक छोटी सी झील थी, शांत, स्थिर और निर्मल। पानी एकदम साफ था, जैसे आईना। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, ये देखो, ये वही पानी है जो नीचे उफान मार रहा था। लेकिन यहाँ ये शांत और स्थिर है, क्योंकि यह अपने मूल स्थान पर है। फिर उन्होंने हिरोशी की ओर देखा और बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम अपने मूल स्वभाव को समझोगे, जब तुम बाहरी चीजों के पीछे भागना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारा मन भी इस झील की तरह शांत होगा। और जब मन शांत होगा, तभी असली सफलता मिलेगी। हिरोशी को एक गहरी सीख मिल गई। उसने समझ लिया कि बाहरी उपलब्धियां और प्रशंसा अस्थायी हैं, लेकिन आत्मिक शांति ही असली शक्ति है। हिरोशी वापस मठ लौटा और पहले की तरह ध्यान और अध्ययन करने लगा। लेकिन इस बार उसका उद्देश्य बदल चुका था। अब वह केवल बड़ा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए अभ्यास करने लगा। कुछ सालों बाद वही अशांत हिरोशी एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु बन गया। दूर दूर से लोग उसकी शांति और बुद्धिमत्ता के लिए उसे सुनने आते। जब कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, तो वह मुस्कुराकर कहता, शांत मन ही असली शक्ति है। जब मन शांत होगा, तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे, और जब सही निर्णय लोगे, तभी असली सफलता मिलेगी। जब मन बेचैन हो, तो याद करो, बड़ा बनने की नहीं, शांत बनने की कोशिश करो। सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण से भी मिलती है। जब तुम्हारा मन झील की तरह शांत होगा, तभी तुम अपनी असली शक्ति को पहचान पाओगे। समय बीतता गया। अब हिरोशी केवल एक साधारण भिक्षु नहीं था, वह एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु बन चुका था। उसकी बुद्धिमत्ता और शांति के बारे में सुनकर दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आते थे। लेकिन हर महान व्यक्ति को कभी न कभी एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक दिन गुरु हिरोशी अपने मठ में ध्यान कर रहे थे। तभी एक क्रोधित आदमी वहां आया। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके कदम भारी थे। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब ढोंगी भिक्षु हो। तुम लोग कुछ नहीं जानते। जो ज्ञान तुम देते हो, वह सब व्यर्थ है। वह आदमी सीधे हिरोशी के सामने आकर खड़ा हो गया और अपशब्द कहने लगा। वहां खड़े शिष्य ये देखकर गुस्से से भर गए। उनमें से एक बोला, गुरुजी, यह आदमी आपका अपमान कर रहा है। हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन गुरु हिरोशी ने अपने शिष्यों को हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। फिर वे उस क्रोधित आदमी की ओर देखने लगे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, भाई, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? उस आदमी ने और जोर से चिल्लाया, मुझे तुम्हारे सवालों की जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम गलत हो। गुरु हिरोशी फिर भी शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, अगर मैं उपहार नहीं लूंगा, तो वह उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारे क्रोध और अपमान को स्वीकार नहीं कर रहा। ये तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनकर वह आदमी स्तब्ध रह गया।
उसका क्रोध अचानक शांत हो गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि शांति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैं समझ गया। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी परेशानियों से भरा हुआ था, इसलिए क्रोधित था। लेकिन अब मुझे समझ आया कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। गुरु हिरोशी ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, याद रखना, जब कोई तुम पर क्रोधित हो, तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे स्वीकार करोगे या नहीं। गुरु हिरोशी का जीवन अब शांति और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उनसे शिक्षा लेने आते थे। लेकिन एक दिन मठ में एक शिष्य आया और उसने कहा, गुरुजी, कोई बाहर से आकर आपसे मिलना चाहता है। वह कहता है कि वह आपको पुराने समय से जानता है और एक बड़ी बात करना चाहता है। गुरु हिरोशी ने शिष्य से कहा, उसे अंदर भेज दो। चंद मिनटों में एक व्यक्ति मठ के द्वार पर आया। वह वही व्यक्ति था जिसे गुरु हिरोशी बहुत साल पहले जानते थे, ताकाशी, उनका पुराना शत्रु। वह वही आदमी था जिसने कभी गुरु हिरोशी के खिलाफ साजिश रची थी, उसे धोखा दिया था और उसे गिराने की कोशिश की थी। गुरु हिरोशी ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो, ताकाशी? ताकाशी ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैंने जो कुछ भी किया, वह केवल अहंकार और घृणा के कारण था। आज मैं आपको माफी मांगने आया हूँ। गुरु हिरोशी ने गहरी सांस ली। वह जानते थे कि ताकाशी के दिल में अब पछतावा था, लेकिन उनका मन अभी भी शांति से भरा हुआ था। वह मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे पछतावे से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अब अपने मन को समझने लगे हो। यह अच्छा है कि तुम माफी मांगने आए हो, लेकिन याद रखना, हमारे बीच जितनी भी पुरानी दुश्मनी रही, वह अब सिर्फ अतीत है। ताकाशी ने आंसू भरी आंखों से कहा, गुरुजी, मैं जानता हूं कि आपने मुझे कभी शांति से जवाब दिया। आपने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मैं हमेशा गुस्से और घृणा से भरा रहा। अब मैं महसूस करता हूं कि शांति और माफी ही सबसे बड़ी ताकत है। गुरु हिरोशी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखना ताकाशी, सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं है जो हमें बाहर से नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वह शत्रु हमारे भीतर होता है, हमारा अहंकार, क्रोध और घृणा। जब हम इनसे जीत जाते हैं, तभी हम सच्ची शांति और शक्ति प्राप्त करते हैं। ताकाशी ने सिर झुका लिया और कहा, आपने मुझे सिखा दिया कि असली शांति क्या है। मैं अपना जीवन बदलने की कोशिश करूंगा और मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं को याद रखूंगा। गुरु हिरोशी के मठ में शांति और सद्गुण का वातावरण था। उनके शिष्य काजुओ, जो अब एक युवा और समर्पित भिक्षु बन चुका था, गुरु का सबसे प्रिय शिष्य था। काजुओ ने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा था, ध्यान, शिक्षा और शांति का असली अर्थ। लेकिन एक दिन मठ में एक अप्रत्याशित घटना घटी। काजुओ का एक पुराना मित्र शिंजी मठ में आया और उसके साथ बुरी खबर लाया। वह बोला, काजुओ, तुम्हारे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। तुम्हें तुरंत उनके पास जाना होगा। वे जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। काजुओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानता था कि उसे अपने पिता के पास जाना चाहिए, लेकिन उसका मन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गुरु हिरोशी ने यह देखा और शांति से काजुओ से पूछा, क्या तुम कुछ चाहते हो, काजुओ? काजुओ की आंखों में भ्रम और बेचैनी थी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं बहुत उलझन में हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। मुझे अपने पिता के पास जाना चाहिए, लेकिन मुझे मठ और आपके साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करनी है। अगर मैं जाता हूं, तो क्या मुझे अपने कर्तव्यों से भागना नहीं माना जाएगा? गुरु हिरोशी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारे मन में जो उलझन है, वह जीवन का हिस्सा है। हर निर्णय हमें एक परीक्षा में डालता है। ये तुम्हारी परीक्षा नहीं है कि तुम्हें पिता के पास जाना चाहिए या मठ में रहना चाहिए। ये परीक्षा है कि तुम अपनी आंतरिक शांति को कैसे बनाए रखोगे, चाहे जो भी निर्णय लो। काजुओ ने गुरु की बातों को गहरे से सुना। वह कुछ देर सोचता रहा। उसकी आत्मा में एक हलचल थी। वह न तो पिता को छोड़ना चाहता था और न ही मठ की शिक्षा। गुरु हिरोशी ने कहा, कभी कभी हमें बाहरी दुनिया की परीक्षा से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक भावना से जूझना पड़ता है। निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, जब तुम शांति से निर्णय लेते हो, तो तुम सही रास्ते पर होते हो। काजुओ ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, गुरुजी, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि शांति का मार्ग मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा, चाहे जो भी हो। गुरु हिरोशी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी असली ताकत है, काजुओ। याद रखना, तुम जहां भी जाओ, वही तुम्हारा मठ होगा। काजुओ अपने पिता के पास जाने के लिए मठ छोड़ चुका था। जैसे ही वह यात्रा पर निकला, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी।
वह जानता था कि यह यात्रा न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बारिश में भीगते हुए रास्ते में रुककर उसे खाना तलाशना पड़ा। एक दिन एक घना जंगल पार करते हुए काजुओ ने एक बूढ़ी महिला को देखा जो रास्ता भटक चुकी थी। वह महिला थकी हुई थी और उसकी आंखों में डर था। काजुओ ने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? महिला ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और कहा, मैं रास्ता खो चुकी हूँ। मुझे घर जाने के लिए मदद चाहिए, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। काजुओ ने उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शांति से आराम करो, हम साथ में रास्ता ढूंढ लेंगे। महिला को कुछ राहत मिली और वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। काजुओ ने उसे पानी दिया और धीरे धीरे रास्ता ढूंढने में मदद की। कुछ ही देर में वे दोनों सही रास्ते पर थे। महिला ने काजुओ का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी मदद की और मुझे शांति दी काजुओ, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। यह अनुभव काजुओ के लिए एक महत्वपूर्ण पल था। उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शांति केवल उसे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी शांति दे सकती है। जैसे ही काजुओ अपने पिता के घर पहुंचा, उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके पिता की हालत बहुत खराब थी। वह उसे देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने भीतर की शांति बनाए रखने की कोशिश की। पिता, मैं यहाँ हूँ, काजुओ ने कहा। आपके पास रहकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे आपकी सहायता करने के लिए शांति की आवश्यकता है। उसके पिता ने कमजोर आवाज में कहा, तुम हमेशा शांत रहते हो बेटा। मैं जानता हूं कि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। काजुओ ने पिता की देखभाल की, लेकिन वह कभी भी अपनी शांति को खोने नहीं दिया। उसने अपने पिता के साथ बिताए हर पल में आत्मिक संतुलन बनाए रखा, जिससे उसकी उपस्थिति पिता के लिए भी शांति का कारण बनी। काजुओ ने सीखा कि शांति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं होती, बल्कि यह जीवन की किसी भी कठिनाई में, किसी भी परिस्थिति में हमें मार्गदर्शन देती है। काजुओ अपने पिता की बीमारी की देखभाल कर रहा था। हर दिन वह उसे आराम देने, दवाएं देने और उसकी देखभाल करने में लगा रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, काजुओ का मन उचटने लगा। वह लगातार चिंता कर रहा था कि उसका जीवन, उसकी शांति और उसकी यात्रा अब तक की मेहनत में किस दिशा में जा रहे हैं। एक दिन काजुओ अपने पिता के कमरे में बैठा हुआ था जब उसके पिता ने उसे बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें एक लंबी यात्रा पर भेजा था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम खुद एक यात्रा पर हो जो तुम्हारे भीतर की है। काजुओ के आंसू उसकी आंखों में आ गए। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पिता, मैं परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जो भी कर रहा हूँ वह सही है या नहीं। क्या मुझे मठ वापस जाना चाहिए या यहाँ रहकर आपको देखभाल करनी चाहिए? उसके पिता ने उसे देखा और कहा, बेटा, जीवन में हर निर्णय परीक्षा नहीं होता। जो तुम महसूस करते हो वही सही है। शांति वह है जो तुम्हारे भीतर से आती है, और यही तुम्हारे मार्गदर्शन का सबसे अच्छा तरीका है। किसी और से नहीं, केवल अपने आप से बात करो। काजुओ ने अपने पिता की बातों को सुना और फिर उसने अपने भीतर गहरे ध्यान में खोने का फैसला किया। वह एक रात बागीचे में बैठा और ध्यान में मग्न हो गया। उसे एहसास हुआ कि शांति का वास्तविक मतलब अपने डर और चिंताओं से ऊपर उठकर उन्हें स्वीकार करना और फिर भी संतुलन बनाए रखना है। उस रात काजुओ को यह समझ में आया कि शांति का कोई एक रास्ता नहीं होता, ये हर व्यक्ति की आंतरिक यात्रा का हिस्सा है। जब हम अपने डर और असुरक्षा को स्वीकार करते हैं, तब हम सच्ची शांति पा सकते हैं। सुबह होने पर काजुओ ने अपने पिता को देखा और बोला, पिता, मैंने समझ लिया। शांति मेरे भीतर है। मैं हर निर्णय को बिना डर के पूरी शांति से लूंगा। मैं आपके पास हूं और आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मुझे अपने भीतर की शांति को भी बनाए रखना होगा। पिता मुस्कुराए और बोले, तुमने वह सीख लिया जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। शांति ही जीवन का असली सार है। तुम सही रास्ते पर हो बेटा। काजुओ ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। उसने अपने पिता को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सहारा दिया। काजुओ अब समझ चुका था कि जीवन में केवल बाहरी घटनाएं ही उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आंतरिक शांति और उसका संतुलन ही उसे हर कठिनाई में रास्ता दिखा सकते थे। लेकिन जब एक नई परीक्षा आई, तो उसे अपनी शांति और संतुलन की वास्तविक परीक्षा देनी पड़ी। एक दिन काजुओ के पिता की हालत और बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उसे बता दिया कि अब बहुत कम समय बचा है। काजुओ का मन उचटने लगा, लेकिन उसने अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखा। वह अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने पिता की देखभाल में लगा रहा था, क्योंकि अब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना था।
तभी एक दिन काजुओ को गुरु हिरोशी का पत्र मिला। पत्र में गुरु ने लिखा, प्रिय काजुओ, तुम्हारा समय मठ में आकर और दुनिया से बाहर जाकर अपनी शांति को सच्चे रूप में समझने का था। अब तुम्हारी आंतरिक यात्रा की समाप्ति हो चुकी है। तुम्हारे पिता की देखभाल एक महान कार्य है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में जो हम सिखाते हैं वो हमें कभी ना कभी दूसरों को भी सिखाना होता है। तुमने अब तक जो सीखा है उसे तुम्हें अब औरों तक पहुंचाना होगा। काजुओ ने गुरु का पत्र पढ़ा और गहरे विचार में डूब गया। वह जानता था कि उसकी आंतरिक शांति और ज्ञान अब सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि उसे इसे दूसरों के साथ साझा करना था। लेकिन क्या वह अपने पिता के पास छोड़कर मठ वापस लौट सकता था? वह रात भर सोचता रहा। उसकी आंतरिक शांति के सिद्धांतों ने उसे यही सिखाया था कि कभी भी एक निश्चित निर्णय को किसी और कारण से नहीं टाला जा सकता। यदि वह अपनी शांति और ज्ञान को फैलाने के लिए मठ लौटता है तो यह न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उपहार होगा। अगली सुबह काजुओ ने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिता, मैं गुरु के पास लौटने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे समझोगे। मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे मुझे दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि वे भी शांति और संतुलन की राह पर चल सकें। उसके पिता ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें जो करना है वही सही है। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है और यह समय है उसे दुनिया तक पहुंचाने का। मुझे गर्व है कि तुम मेरी देखभाल करते हुए इस राह पर आए। काजुओ ने आशीर्वाद लिया और मठ लौटने के लिए चल पड़ा। उसने महसूस किया कि यह निर्णय न केवल उसकी यात्रा का अंतिम चरण था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। अब वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी शांति और सफलता की राह दिखा सकता था। काजुओ ने मठ लौटने के बाद एक नई ऊर्जा महसूस की। उसकी आंतरिक शांति अब और भी मजबूत हो चुकी थी। जैसे ही वह मठ पहुंचा, गुरु हिरोशी ने उसका स्वागत किया और कहा, तुमने सही रास्ता चुना है काजुओ। अब समय आ गया है कि तुम जो सीखा है उसे लोगों तक पहुंचाओ। तुम्हारी शांति और ज्ञान से दुनिया को बहुत कुछ मिल सकता है। काजुओ ने गुरु की बातों को सुना और महसूस किया कि वह अब न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार था। गुरु हिरोशी ने उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपी, मठ में नए छात्रों को शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की शिक्षा देना। काजुओ ने एक दिन अपने पहले पाठ में छात्रों से कहा, शांति केवल बाहरी शांति नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है। जब आप अपने मन और हृदय में शांति पाएंगे तो आप बाहर की दुनिया में भी शांति का अनुभव करेंगे। जीवन के हर पहलू को स्वीकार करें और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। ये शांति और सफलता का रहस्य है। उसकी बातों ने छात्रों को गहरे तरीके से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि काजुओ ने जो यात्रा की थी वह केवल भौतिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा थी। उसे देखकर छात्रों ने शांति, समर्पण और संतुलन के महत्व को समझा। कुछ महीनों बाद मठ में कई लोग काजुओ की शिक्षा लेने आने लगे। उसकी शांति और मार्गदर्शन से न केवल मठ में बल्कि आसपास के गांवों में भी एक बदलाव आया। लोग अब अपनी समस्याओं का समाधान बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और ध्यान से ढूंढ रहे थे। काजुओ ने महसूस किया कि उसके जीवन का उद्देश्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह न केवल एक साधु था बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक भी बन चुका था। उसने सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हमारी आंतरिक यात्रा होती है और शांति वही है जो हमें आत्मा के भीतर से मिलती है। लेकिन काजुओ का सफर यही नहीं रुका। अब उसे एक और चुनौती का सामना करना था। एक दिन एक बड़ा संकट मठ में आया। एक बड़ा तूफान मठ के पास के जंगल से होते हुए मठ की ओर बढ़ रहा था। क्या काजुओ अपनी शांति और संतुलन को इस संकट में भी बनाए रख पाएगा? एक दिन मठ में अचानक एक तेज तूफान आया। काले बादल आसमान में घेरने लगे और हवा का रुख बेहद तेज हो गया। मठ के भीतर सभी लोग घबराए हुए थे। कुछ लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिपने लगे, जबकि अन्य मठ के संरक्षक अपनी सुरक्षा की योजना बनाने में व्यस्त हो गए। लेकिन काजुओ शांत था। वह मठ के भीतर एक कोने में खड़ा था और अपनी शांति को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। गुरु हिरोशी ने उसे देखा और पास आकर कहा, काजुओ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। तूफान से बचने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन क्या तुम अपनी शांति बनाए रख सकोगे? काजुओ ने गुरु की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, गुरुजी, शांति केवल तब नहीं होती जब हमारे आसपास सब कुछ शांत हो। शांति तब होती है जब हम अपने भीतर के तूफान को भी स्वीकार कर लेते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब अपनी शांति बनाए रख सकते हैं, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। गुरु हिरोशी ने काजुओ के आत्मविश्वास को देखा और शांत होकर कहा, तुम सही हो काजुओ। असली शांति वह है जो हमें बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से मिलती है।
ये समय है ये साबित करने का कि तुमने जो सीखा है वह सचमुच तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। काजुओ ने मठ के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे सभी सुरक्षित रहेंगे। उसने कहा, हम सभी को मिलकर इस तूफान का सामना करना होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। शांति को अपने भीतर ढूंढो और तूफान के दौरान भी अपना संतुलन बनाए रखो। अगर हम सब अपनी आंतरिक शांति में विश्वास रखें तो बाहर का तूफान हमें नहीं हरा सकता। काजुओ ने मठ के अंदरूनी प्रांगण में सभी को शांतिपूर्वक बैठने के लिए कहा। वह खुद भी एक शांत कोने में बैठ गया और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे मठ के अन्य सदस्य भी उसके साथ ध्यान में मग्न हो गए। तूफान की हवाएं तेज हो रही थीं, लेकिन मठ के अंदर एक अजीब शांति महसूस हो रही थी। जब तूफान अपने चरम पर पहुंच गया तो काजुओ और उसके साथियों ने महसूस किया कि बाहरी दुनिया में कितना भी हंगामा हो, यदि भीतर शांति हो तो सब कुछ शांत रहता है। उनका विश्वास और ध्यान उन्हें तूफान के बीच भी शांति प्रदान कर रहा था। करीब 2 घंटे बाद तूफान धीमा हो गया और धीरे धीरे रुकने लगा। काजुओ और उसके साथी बाहर निकले और देखा कि मठ में कोई बड़ी क्षति नहीं हुई थी। आसपास के पेड़ पौधे थोड़े टूट गए थे, लेकिन मठ सुरक्षित था। काजुओ की शांति और आंतरिक विश्वास ने न केवल उसे बल्कि मठ के सभी लोगों को सुरक्षित रखा था। गुरु हिरोशी ने काजुओ को देखा और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची शांति वही होती है जो आंतरिक होती है। तुमने ये समझा कि बाहरी तूफान से ज्यादा महत्वपूर्ण वह तूफान है जो हमारे भीतर होता है। तुमने अपनी यात्रा पूरी की बेटा, अब तुम्हारा रास्ता और भी उज्जवल है। काजुओ ने गुरु के शब्दों को सुना और अपनी शांति को और मजबूत किया। उसने महसूस किया कि जीवन में आने वाली हर परीक्षा, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, केवल एक अवसर होती है खुद को और मजबूत बनाने का। वह जानता था कि अब वह हर तूफान का सामना शांति और विश्वास के साथ कर सकता था। काजुओ के भीतर की शांति अब और गहरी हो चुकी थी। वह मठ में अपने शिष्यों को शांति और संतुलन की शिक्षा दे रहा था और लोग उसके पास जीवन के कठिन सवालों का जवाब ढूंढने आते थे। लेकिन एक दिन काजुओ को गुरु हिरोशी से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय काजुओ, तुमने जो शांति और संतुलन पाया है वह अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हें अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। तुम्हें एक नई दिशा में जाना होगा। शांति के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हो, अब आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। आत्मज्ञान ही असली शांति है। काजुओ ने गुरु के पत्र को पढ़ा और महसूस किया कि यह समय उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का था। उसने अब तक जो कुछ सीखा था वह केवल एक शुरुआत थी। उसे अब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक यात्रा को और गहरे स्तर पर करना था। लेकिन आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने का क्या मतलब था? काजुओ ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, आत्मज्ञान केवल बाहरी घटनाओं को देखना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हम अपने भीतर कौन हैं। यह आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने असली स्वभाव को पहचानते हैं। जब हम इसे समझते हैं तब हम जीवन को उसी रूप में देख सकते हैं जैसे वह है, बिना किसी भ्रम और पक्षपाती दृष्टिकोण के। एक दिन काजुओ अकेले मठ के बाहरी प्रांगण में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान करने में मग्न हो गया। कुछ ही समय में उसे एक गहरी शांति का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं था। वह उससे कहीं अधिक था। वह अंतरात्मा का हिस्सा था जो समग्र ब्रह्मांड से जुड़ा था। वह उस अनंत सत्य को महसूस कर रहा था जो हमेशा उसके भीतर था, लेकिन जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाया था। काजुओ ने महसूस किया कि आत्मज्ञान का मतलब केवल एक नया ज्ञान नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ थी कि जीवन का हर क्षण, हर अनुभव और हर व्यक्ति एक अनमोल उपहार था। वह अब जानता था कि जो कुछ भी होता है वह सब कुछ हमारे भीतर की वास्तविकता का प्रतिबिंब होता है। काजुओ ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और समझा कि शांति केवल बाहरी जगत से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। गुरु हिरोशी के शब्दों का अर्थ अब काजुओ के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। आत्मज्ञान वह अवस्था थी जब हम अपने अस्तित्व के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं और तब हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मार्गदर्शन मिलता है। कुछ दिनों बाद काजुओ ने मठ के सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया। आत्मज्ञान वह है जब हम अपने भीतर की शांति और सत्य को समझते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें अपने असली स्वभाव को पहचानने के लिए करनी होती है, और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम जीवन में हर चुनौती को शांति से देख सकते हैं। उसकी बातों ने मठ में एक गहरी हलचल मचाई। शिष्य और अन्य लोग अब काजुओ के संदेश को गहराई से समझने लगे थे। काजुओ ने आत्मज्ञान की ओर अपने कदम बढ़ाए और मठ में उसकी शांति और ज्ञान का प्रभाव और भी गहरा हुआ। एक दिन गुरु हिरोशी ने काजुओ को बुलाया और कहा,
काजुओ, अब तुम्हारी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ने का समय आ गया है। आत्मज्ञान और शांति के बाद जीवन में एक अंतिम परीक्षा आनी चाहिए। ये परीक्षा तुम्हारी सच्ची शांति और ज्ञान को परखेगी। ये केवल एक आंतरिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि बाहरी संसार से भी तुम्हें जूझना होगा। काजुओ ने गुरु के शब्दों को सुना और गहरी सोच में डूब गया। वह जानता था कि जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमें चुनौती देती हैं, और यह समय उसकी शांति को परीक्षण में डालने का था। गुरु ने आगे कहा, तुम्हें मठ के बाहर एक यात्रा पर जाना होगा, जहां तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी। ये तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन यदि तुम अपनी आंतरिक शांति बनाए रख पाओ, तो तुम साबित करोगे कि तुमने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वह सच में सच्चा है। काजुओ ने गुरु के आदेश को स्वीकार किया और यात्रा के लिए तैयार होने लगा। यात्रा पर निकलने से पहले उसने मठ में सभी शिष्यों से विदा ली और उन्हें अपनी शांति और आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। काजुओ की यात्रा कठिन रास्तों से होकर गुजर रही थी। रास्ते में कई खतरनाक जंगल, ऊंचे पहाड़ और तूफानी नदियां थीं। लेकिन काजुओ ने कभी भी अपनी शांति नहीं खोई। वह जानता था कि असली परीक्षा उसके भीतर है। भौतिक चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मज्ञान का सामना करने की सच्ची परीक्षा उस समय होती है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को स्थिर बनाए रखना होता है। एक दिन यात्रा के दौरान काजुओ एक छोटे से गांव में पहुंचा। यहाँ के लोग गंभीर रूप से दुखी थे। गांव में एक बड़ी समस्या थी। एक खतरनाक दरिंदे ने गांव पर हमला कर दिया था और लोगों को परेशान कर रहा था। काजुओ ने गांव के लोगों से पूछा, क्या समस्या है यहाँ, क्यों सब दुखी हैं? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमारे गांव में एक दरिंदा है जो हर रात लोगों को डराता है। हम सब अब भय से जी रहे हैं। कोई भी हमारी मदद करने नहीं आता। काजुओ ने सुना और निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समाधान निकालेगा, लेकिन वह जानता था कि इस समस्या का समाधान केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से ही हो सकता है। उसने गांव के लोगों से कहा, अगर हम अपने भीतर से डर और घबराहट को निकाल दें, तो कोई भी बाहरी समस्या हमें हरा नहीं सकती। शांति और साहस हमें अपने भीतर से मिलेगा। हम सब मिलकर इस दरिंदे का सामना करेंगे, लेकिन हमें पहले अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। गांव के लोग काजुओ की बातों से प्रभावित हुए, लेकिन उनमें से कई लोग अब भी डर से कांप रहे थे। काजुओ ने उन्हें समझाया, डर से हमें कुछ हासिल नहीं होता। हम सबको एकजुट होकर इस डर का सामना करना होगा। हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो इस भय को समाप्त कर सकती है। अगली रात काजुओ गांव के लोगों के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने एकता और शांति से डर का सामना किया। जैसे जैसे लोग शांति से खड़े हुए, दरिंदा खुद ही भाग गया, क्योंकि वह जानता था कि अब उसे डराने वाला कोई नहीं है। काजुओ ने दिखा दिया कि शांति और साहस से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। गांव के लोग काजुओ के प्रति आभार से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, आपने हमें यह सिखाया कि शांति और साहस से हम किसी भी डर को हरा सकते हैं। धन्यवाद काजुओ जी। काजुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। जब हम अपने भीतर के डर को पहचानते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो हम जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। काजुओ ने फिर से अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब उसे पता था कि असली परीक्षा सिर्फ बाहरी चुनौतियों का सामना करना नहीं, बल्कि आंतरिक डर और चिंता को पूरी तरह से समाप्त करना था। काजुओ की यात्रा अब एक अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। वह गुरु हिरोशी के निर्देशों का पालन करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा था। काजुओ अब जानता था कि शांति और आत्मज्ञान सिर्फ आंतरिक समझ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में दिखना चाहिए। वह पूरी तरह से यह महसूस करने लगा था कि आत्मज्ञान का वास्तविक प्रमाण तब होता है जब हम अपने अनुभवों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में सक्षम होते हैं। एक दिन काजुओ एक दूरदराज के गांव में पहुंचा। ये गांव शांत था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत दुखी और उदास थे। काजुओ ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, क्या समस्या है इस गांव में? बुजुर्ग ने कहा, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। हर कोई अपने कष्टों में खोया हुआ है। कोई भी हमें सलाह देने के लिए नहीं आता। हम दुख में हैं और हमें नहीं पता कि किससे मदद लें। काजुओ ने गांव की स्थिति को समझा और निर्णय लिया कि वह इस गांव के लोगों को शांति और साहस का संदेश देगा। वह जानता था कि यह गांव उसकी अंतिम परीक्षा का हिस्सा हो सकता है, जहां उसे अपने आत्मज्ञान को पूर्णता तक पहुंचाना था। काजुओ ने गांव के लोगों से कहा, जब हम दुखों से घिरे होते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन असल में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी अपनी सोच में छिपी होती है। हमें अपने भीतर से शांति और साहस प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
गांव के लोग काजुओ की बातों को सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसे समझना शुरू किया। काजुओ ने उन्हें ये सिखाया कि वे अपने दुखों को अपने भीतर की शांति और सकारात्मकता से बदल सकते हैं। उसने हर व्यक्ति से कहा, ये समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे बाहर की दुनिया में भी देखें। शांति और संतुलन आपके भीतर पहले से मौजूद हैं, बस आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है। काजुओ ने गांव में एक दिन ध्यान सत्र का आयोजन किया। सभी लोग एक साथ बैठकर ध्यान करने लगे। जैसे जैसे वे ध्यान में गहरे जाते गए, उन्हें अपनी आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे गांव में एक परिवर्तन आने लगा। लोग पहले की तरह दुखी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपनी समस्याओं को शांति और समझ से हल करना शुरू किया। काजुओ ने देखा कि अब लोग अपने दुखों को महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। अब उन्होंने समझ लिया था कि दुख सिर्फ एक अनुभव है जो समय के साथ बदल सकता है, अगर हम उसे स्वीकार करने और उससे सीखने की स्थिति में हों। काजुओ ने गांव में 2 सप्ताह बिताए और फिर गुरु हिरोशी के निर्देशानुसार वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगा। जब काजुओ ने गुरु हिरोशी से मिलकर उसे बताया कि उसने क्या सिखाया और क्या अनुभव किया, तो गुरु ने उसे देखा और कहा, काजुओ, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब तुम समझ चुके हो कि आत्मज्ञान केवल आंतरिक शांति और संतुलन का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में इसे लागू करने की क्षमता है। तुम अब पूरी तरह से आत्मज्ञान में समाहित हो चुके हो। तुमने जो यात्रा की है वो अब पूरी हुई। काजुओ ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने अपने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया है। वह अब जानता था कि शांति केवल किसी विशेष स्थिति में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में इसे बनाए रखना है। आत्मज्ञान और शांति अब उसकी पूरी अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। गुरु हिरोशी ने काजुओ को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अब एक सच्चे शिक्षक हो। काजुओ, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें सच्चे आत्मज्ञान तक पहुंचाया है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस ज्ञान को दुनिया में फैलाओ, ताकि और लोग भी इसे समझ सकें। काजुओ ने गुरु के शब्दों को दिल से सुना और अपना जीवन उसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया, शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की सिखाई हुई राह को फैलाने के लिए। उसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसने जो ज्ञान पाया था वह अनंत था और वह इसे दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए तैयार था। काजुओ ने अब आत्मज्ञान की पूरी गहराई को समझ लिया था। वह जान चुका था कि शांति और संतुलन का वास्तविक मूल्य तब होता है जब हम उसे अपनी और दूसरों की जिंदगी में पूरी तरह से लागू करते हैं। अब उसका उद्देश्य केवल खुद को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों को इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना था। गुरु हिरोशी के आशीर्वाद के बाद काजुओ ने अपनी यात्रा को एक नए रूप में शुरू किया। वह कई देशों और गांवों में गया जहां उसने लोगों को शांति, संतुलन और आत्मज्ञान के बारे में सिखाया। जहां भी वह जाता, लोग उसकी बातें सुनने के लिए इकट्ठे होते। एक दिन काजुओ एक बहुत बड़े नगर में पहुंचा। यह नगर व्यस्त था। यहाँ लोग अपने जीवन में इतनी व्यस्तता में खोए हुए थे कि उन्हें अपने भीतर की शांति का आभास ही नहीं था। लोग अपने व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं में घिरे हुए थे और हर कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। काजुओ ने महसूस किया कि यहाँ उसे एक अलग तरह की चुनौती का सामना करना होगा। वह नगर के बीचों बीच एक छोटे से बाग में बैठा और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे नगर के लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। काजुओ ने अपनी शांति में गहरे जाकर उन सभी को दिखाया कि असल शांति केवल बाहरी दुनियाओं में नहीं, बल्कि भीतर ही है। एक दिन काजुओ ने नगरवासियों से कहा, जब हम व्यस्त होते हैं तब हम अपनी आंतरिक शांति खो बैठते हैं। जीवन में सफलता और खुशी की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि हम अपने भीतर की शांति को पहचानें और उसे हर परिस्थिति में बनाए रखें। नगरवासियों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उन्हें अपने जीवन में शांति की जरूरत है। काजुओ ने उन्हें यह सिखाया कि असली समृद्धि और सफलता वही है जो शांति और संतुलन से आती है। इस नगर में बहुत से लोग थे जिनकी जिंदगी में शांति की तलाश थी। काजुओ ने उन सभी को यह सिखाया कि यह शांति उनके भीतर पहले से मौजूद है। उन्हें बस उसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। कुछ समय बाद नगर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोग अब पहले से अधिक शांत, संतुलित और एक दूसरे के साथ सहयोगी हो गए थे। प्रतिस्पर्धा और तनाव कम हुआ और यहाँ के लोग अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने लगे थे। काजुओ अब जानता था कि उसकी यात्रा का अंतिम उद्देश्य केवल आत्मज्ञान तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उसे दुनिया भर में फैलाना था। वह अब अपने जीवन के मिशन में पूरी तरह से समर्पित था। वो कई वर्षों तक यात्रा करता रहा और जहाँ जहाँ भी जाता वहाँ के लोग उसकी शिक्षाओं से प्रेरित होते। उसने एक नई दुनिया का निर्माण किया जहाँ हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानता था और उसे अपने जीवन में लागू करता था। काजुओ अब एक ऐसे व्यक्ति बन चुका था जो न केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखा रहा था।